हार्ट अटैक जो होता है ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जो प्रेशर्स है ना, ये प्रेशर, सोशल फोबिया, सोशल प्रेशर्स, इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अल्टीमेटली हार्ट पे ही आ रहा है। पैक्ड फूड की बात कर रहे थे, तो पैक्ड फूड तो जो है इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ पे मैदा भी अच्छा, कि जो आपकी हेल्थ को खराब नहीं कर रहा है। ओके सर, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर ये दोनों अलग चीज़ें हैं? हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जो हार्ट की जो मसल्स है, स्ट्रेस जो है हार्ट पर डायरेक्ट असर कैसे करता है? हार्मोन्स के लेवल्स को डिसरेगुलेट करता है, जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर पड़ता है। आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब आपको ये फील हो जाए कि मैं वो फील नहीं कर रहा जैसा मैं करता था, ये चेंज ऑफ फीलिंग इन योर बॉडी। अच्छा, हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इस हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? लोगों में बहुत डर होता है हार्ट अटैक का। इस हार्ट अटैक से बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीक़ों से बचा जा सकता है, लेकिन हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस हार्ट को हेल्दी रखें कैसे? बहुत ही आसान है। कुछ लाइफस्टाइल्स को चेंज करके इस हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। लोगों में हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा डर होता है। इस हार्ट अटैक से भी आप बच सकते हैं। कैसे? आज अपने इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है आज पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत को, जो आपको बताएंगे कि आप अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे खुद को एक स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो दिल का एनालिसिस में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है पूरा सेटअप? अच्छा। तो सर, पहले तो मेरा सवाल ही यही आपसे है कि ये हार्ट जो है, हार्ट अटैक जो होता है, ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, जैसे आप दिल का मामला है या दिल के रिलेटेड जब आप बात कर रहे हैं, तो आपने पहले ज़माने में सुना होगा कि दिल टूट गया या दिल पे सदमा पड़ गया या दिल के तरफ ऐसी चीज़ें हो गई। आज की टाइम में अगर हम देखें कि हार्ट अटैक्स के केसेस ना दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हार्ट अटैक का मतलब क्या है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि आपकी हार्ट की मसल्स जो हैं, जिसकी तरफ खून का जो फ्लो जाता है, ब्लड फ्लो जाता है, वो ब्लड फ्लो जाना रुक जाता है, या उसके जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो थम जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट, जो आपको दिखता होगा कि शादी में नाचता नाचता एकदम सडनली पेशेंट को हार्ट फेल हो जाता है और पेशेंट मर जाता है। तो ये जो फिनोमिनन है, ये आमतौर पे पिछले 5-6 सालों में बढ़ रहा है, जब से ये जो कोविड या कोविड से पहले का जो इंसिडेंस है उसके बाद से। अब लोग बहुत कल्प्रिट बोलते हैं कि कोविड है, कोविड की वैक्सीन्स हैं, इसको कल्प्रिट बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक्स के जो सिलसिले हैं ये बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप चीज़ अगर ऑब्जर्व करें, देखिए आप और मेरी एज उस लेवल की है कि जिसने मोबाइल का समय भी देखा जब आया। हाँ, मोबाइल जो वो कीपैड वाला था तब भी वाले भी देखा, थे। फिर वो 2G आया तो भी देखा, फिर 3G आया, 4G 4G, आया, 5G। अब 5G भी देखा। इस पूरे फिनोमिनन में हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो कनेक्शन है मोबाइल की तरफ, वो डे बाई डे बढ़ता गया, एंगेजमेंट बढ़ता गया, वो समय बढ़ता रहा जो हम मोबाइल पे बिता रहे थे। उस एंगेजमेंट में हमने हमने जो क्रिएट ये किया कि हमारा जो कनेक्शन है इंडिया में रहते हुए अपनी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हम नोएडा में है, तो नोएडा में रहते रहते मेरा कनेक्शन महाराष्ट्र से भी है, मेरा कनेक्शन वहाँ से अपना साउथ इंडिया से भी है, और मेरा कनेक्शन यूएसए से भी है डायरेक्टली, बिकॉज हमारा 5G है, हमारे पास अब सारी वीडियोज़ आ रही है, लाइव वीडियोज़ आ रही है। ये कनेक्शन जो है पहले नहीं था। पहले वी आर कनेक्टेड टू आवर सोसाइटी, वी आर कनेक्टेड टू आवर फैमिली ओनली। तो जो भी चीज़ दिखती थी वो हम जो दिख रहे हैं वही दिखते थे। बिल्कुल। लेकिन समय बीता, अब हमने लोगों को देखना शुरू किया। अब वहाँ पे एक बंदा, एक जनरेशन है, एक आदमी है, वो कुछ XYZ चीज़ें कर रहा है, एक XYZ कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके कुछ इमोशंस हैं, कुछ क्रिएशंस हैं, उसको देखा देखी हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि हमारी सराउंडिंग्स और हमारी परिस्थिति के अनुसार हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हमें करनी है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, हम ऐसे इमोशनल ट्रैप में घुसते जा रहे हैं कि आज हर बंदा
हर बंदा रियल टाइम में मल्टी मिलियनर बनना चाह रहा है। कैसे? कि उसको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर दूं और मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं। ये जो प्रेशर है जो आपके ऊपर आ रहा है कि आप 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक मर्सिडीज चाहिए मेरे को, एक BMW चाहिए, ये जो प्रेशर्स है ना, ये प्रेशर, सोशल फोबिया, सोशल प्रेशर्स, इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अल्टीमेटली हार्ट पे ही आ रहा है। और ये जो प्रेशर कहीं ना कहीं इतनी जो डिमांड ऑफ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें, खाना हमारा वैसा ही है, पहनना हमारा वैसा ही है। आज से 15 साल पहले भी हम मोमोज खाते थे और आज भी मोमोज खा रहे हैं। सर लेकिन खाने में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, जंक फूड का जो है वो बहुत देखो, ज़्यादा। जंक फूड अगर आप अपना बचपन याद करें, हाँ। जंक फूड आपने भी खाए थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कंजम्पशन थोड़ा बढ़ गई हाँ। है। आप ये कह सकते हैं कि पहले ये स्विगी जोमेटो नहीं था, तो आपके पास अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड थी। भैया आपकी दुकान जब तक खुली है तब तक आपको खाना है, नहीं तो दुकान बंद है। तो अब आपका क्या है, रात के 1 बजे भी खाना आ रहा है, 2 बजे भी खाना आ रहा है। हाँ। तो ये भी कल्प्रिट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कल्प्रिट नहीं है। हाँ। देखिए, बीमारी जो है, अगर आप बीमारी को ऐसा तोलने लग जाएं कि क्या कारण है, तो वो तोलना बड़ा मुश्किल है। आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी लेके चल सकते हैं कि ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी तो ये 4-5 चीज़ें जो मिला के ये एक रेसिपी बन जाती है बीमारी की, जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो कनेक्शन है सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा, अगर आप देखें हमारा पेशेंस लेवल कितना कम हो गया है। हम एक वीडियो को देखने में हमारी हिम्मत नहीं है। अब मुझे सेकंड्स में रील चेंज करनी है। तो ये जो इम्पेशेंस हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे जो ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम है उसका रेगुलेशन खराब हो रहा है। मेरा सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ रही है, पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव कम हो रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हार्ट की रिदम पे फर्क पड़ रहा है, हार्ट की गति पे फर्क पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर्स पे फर्क पड़ रहा है, वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो मेरी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरी हार्ट के ऊपर प्रेशर तो पड़ ही रहा है। तो ये मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं ये पॉइंट्स में ऑडियंस को ये बताना चाहूँ कि मेन क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, तो क्या होंगे? तो मेन, अगर आपकी मार्केट और लोगों की समझ के हिसाब से चलते हैं, पहला तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो फूड ही है। भाई हमने जितना जंक करते जा रहे हैं, घर पे भी हम जितना पैक्ड फूड खा रहे हैं, एक तो वो बहुत बड़ा कारण है। पैक्ड फूड नहीं खाना। पैक्ड फूड मतलब जो अब ये केचप्स हैं, ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, नमकीन हैं, अब इसमें मान के चलिए इसमें सब में पाम ऑयल पड़ा हुआ है। पाम ऑयल के बारे में इतना लिखा गया है कि पाम ऑयल का जो कंजम्पशन है, इट इज़ नियरली 100% चांसेस है कि वो क्रिएट करेगा अथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब वो आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो पाम ऑयल का कंजम्पशन बन गया है, क्योंकि अब जैसे ब्रेड पहले ऑन एंड ऑफ खाया जाता था, अब रेगुलर खाया जा रहा है। कुकीज़ जो है वो रेगुलर खाई जा रही हैं, रस्क जो है वो रेगुलर, मतलब आप ये मान के चलिए आपका जो लाइफ का जो नॉर्मल मील का पार्ट बन गया है ब्रेड, जो पहले चॉइस हुआ करता था अब वो मील बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये तो कारण है। दूसरा, आपका आप जो इतना जो स्ट्रेसफुल लाइफ में है, इतना जो आपके ऊपर एम्बिशंस हैं, ओवर प्रेशर्स हैं किसी चीज़ को करने के, किसी चीज़ को करने के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब आप देखिए, हमारे टाइम में, मतलब आज से करीब 15-20 साल पहले, हमारे जो मास्टर थे, हमारे जो टीचर्स थे, हमें अच्छे से मारते थे। मुझे याद है, हम गलती करते थे तो हमारी पिटाई होती थी, और हमारे माँ बाप उसके लिए कुछ रिजॉल्व नहीं करते थे, मतलब टीचर ने मारा है तो ठीक ही मारा होगा। हाँ। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, एक बच्चा जो है उसकी रेजिलेंस पावर इतनी पुअर है कि अगर उसका कोई प्रिंसिपल या टीचर डांटता है तो वो सुसाइड करने की सोचता है। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो एक रेजिलेंस पावर है, हमारी जो झेलने की ताकत है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही। अब एक बंदा सुसाइड कर रहा है, एक बंदा जो सुसाइड नहीं कर रहा, तो उसका प्रेशर कहाँ जा रहा है, वो उसके हार्ट के ऊपर आ रहा है, उसके लिवर के ऊपर आ रहा है। जैसे आपने कहा हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा लिवर फेलियर्स भी बढ़ रहे हैं, और नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बढ़ रहे हैं। जो आज से 15 साल पहले जो लिवर को अगर ख़राब होने का मतलब हम बोलते थे कि आपने शराब पी होगी, अब वो नहीं है। अब आप शराब ना भी पिएं, नॉनवेज ना भी खाएं, तब भी लिवर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि प्रेशर्स इतने हैं। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ समझिए, हमारी बॉडी एक स्ट्रेस के प्रति एक अलग रिस्पॉन्स करती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ जाए, हाँ। तो एक रियलिस्टिक एक स्ट्रेस है, रियलिस्टिक प्रेशर है,
तो आपकी बॉडी बिहेव करेगी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकल जाएंगे, आपके प्रेशर्स बढ़ जाएंगे, आपकी ब्लड फ्लो जो पैरों में हाथ में बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी आंतों का खून का फ्लो, लिवर की तरफ खून का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है आपके पैरों को ताकत चाहिए, हाथ को ताकत चाहिए, आपके ब्रेन को ताकत चाहिए और आपके हार्ट को ताकत चाहिए। लेकिन ये वाला जो एपिसोड है ये मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए होता है। लेकिन अब कंसर्न क्या है, आपकी बॉडी में बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये रियल स्ट्रेस है या क्रिएटेड स्ट्रेस है। मतलब आपकी बॉडी इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि ये आप खुद मन से सोच के क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेस या आपको रियलिस्टिक में। अब आपके सामने शेर है और आपके सामने शेर नहीं है और आप मन में दिमाग में सोते सोते ये सोच रहे हैं कि भैया मेरे को शेर खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वही चीज क्रिएट होगी जो शेर लाइव है तब भी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी परिस्थिति ऐसी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर फियर आता है, आपके अंदर घबराहट आती है, आपके अंदर फोबियाज आते हैं, तो आप अपनी बॉडी में वही चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके रियलिस्टिक ऐसा अगर होता है तो ये क्या होगा। तो वो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, वो हमारे हार्ट की रिदम्स को ख़राब कर रहे हैं, वो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं। आप देखिए, पहला तो कारण मैं आपको बताता हूँ, डाइट हो गया। दूसरा हमारी जो पैक्ड लाइफस्टाइल है, बिहेवियर है, ये है। तीसरा हमारी ना सर्केडियम बायोलॉजी। अब हम सर्केडियम क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जब से आपको मोबाइल आ गया है, आपका 5G आ गया है, आपके इतने मल्टी OTTs आ गए हैं कि आप अगर 24 घंटे भी अगर मूवीज़ देखें तो आपके पास लिमिट है, बहुत मतलब अनलिमिटेड है। अब इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ये कह रही है कि जब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो आपकी लाइट डाउन हो जानी चाहिए, आपकी आंखों की तरफ अंधेरा हो जाना चाहिए, ताकि आप सो पाएं और आपकी बॉडी की जितनी भी एंजाइम्स हैं वो उसी के हिसाब से काम करें। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आपके घर की जितनी लाइटिंग है, घर में मोबाइल की लाइटिंग है, टीवी की लाइटिंग है, आपकी स्क्रीन लाइटिंग है, आपके जो चारों तरफ जो LED की लाइटिंग्स हैं, ये लाइटिंग का जो लक्स का जो पावर है, वो सन की लक्स की पावर जितनी ही आपको रोशनी प्रोवाइड कर रहा है जो घर में आप रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपकी बॉडी को ये फील हो रहा है कि रात में भी दिन दिख रहा है उसे। तो लोगों को क्या इंसोम्नियाज हो रहे हैं, लोग सो ही नहीं पा रहे। अब सोएंगे कैसे? क्योंकि बॉडी ये कह रही है जब अंधेरा होगा, अंधेरे होने के 2-3-4 घंटे बाद मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा जो आपको सुला देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो लाइट ही बंद नहीं कर रहे सोने से पहले। हम सोने से पहले मोबाइल देख के सो रहे हैं, तो स्क्रीन आपके सामने है, तो आपकी आंखों को ये लग रहा है कि अभी तो रात हुई नहीं है, अभी तो दिन ही है। तो अल्टीमेटली मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रहा है, आपकी वो पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है, पूरी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो सब डिस्टर्ब हो रही है। तो ये भी एक कारण है कि सर्केडियम बायोलॉजी का ख़राब होना है, आपकी फूड। और इसके अलावा हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्किन के थ्रू, हमारे हेयर के थ्रू और हमारे स्मेल के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, जिसमें सारे परफ्यूम्स आते हैं, जिसमें ये सारे स्किन केयर्स आते हैं, जिसमें सारे हेयर केयर्स आते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडीज़ में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब स्टडीज़ ये कह रही हैं, रीसेंट स्टडीज़ हैं, कि जो बच्चे डिलीवर्ड हो रहे हैं उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड सैंपल्स लिए गए। उन ब्लड सैंपल्स में से आप ये मान के चलिएगा 88% जो है वो ऐसे केमिकल निकाले गए जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब जिससे कैंसर प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। तो आप सोचिए, न्यूबॉर्न तक वो केमिकल पहुंच रहे हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग है। अब ये आए कहाँ से उस न्यूबॉर्न में? तो इसका मतलब, क्योंकि मदर तो उसको पता है कि मैं जो खा रही हूँ वो ठीक खा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन केयर के थ्रू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हेयर केयर के थ्रू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो परफ्यूमरीज हैं उसके थ्रू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो फूड खा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है, जिसको आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, खाना चाहिए, वो सब चीज़ों की वजह से ये आपकी बॉडी में आ रहे हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके अपनी खुद की ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। ओके तो सर, अभी जब आप पैक्ड फूड की बात कर रहे थे, तो पैक्ड फूड तो जो है इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन अगर रिसर्च की बात करें तो वहाँ पे हार्ट अटैक के केसेस जो हैं बहुत कम हुए हैं, लेकिन इंडिया में जो ये केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो पैक्ड फूड तो वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। देखिए, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो फसाई जो है, फूड एंड सेफ्टी जो सिस्टम है इंडिया का, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंडिया के बाहर है।
वहाँ पे फूड के जो मापदंड हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक पेशेंट है, वो उनका ना आना जाना रहता है, मतलब वो इंडिया में भी रहते हैं और उनका एक्सपोर्ट है इटली में। उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो यूजुअली हम किडनी फेलियर के पेशेंट को हम जौ की रोटी या ज्वार की रोटी ये सब खाने को कहते हैं, ताकि इट इज़ अ मोर गुड फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट्स। हम अवॉइड करते हैं मैदा, गेहूँ, ये सब अवॉइड करते हैं। लेकिन इटली में अगर आप जाए तो इटली का जो स्टेपल जो एरिया है, फूड है, वो वहाँ पे पास्ता है, पिज़्ज़ा है, मतलब वो सारे के सारे मैदा रिलेटेड चीज़ें हैं, वो लोग खाते हैं। तो वो मेरे को बताते हैं कि उनकी शुगर्स भी है, कहते हैं मैं यहाँ पे जौ ज्वार की रोटी खाने के बावजूद भी मेरी शुगर यहाँ पे आई रहती है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे मैं जो आपका बर्गर, जो पिज़्ज़ा है या जो भी पास्ताज हैं, ये मैं खाता हूँ तो वहाँ पे शुगर पाइक नहीं करती है। तो मतलब उनका ये कहना है कि वहाँ पे मैदा भी इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि जो आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहा है। मतलब वहाँ पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो इतने जूसी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, जिसका अलग ही लेवल है। अब यहाँ पे क्या, इंडिया में क्या है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में या कंपटीशन के चक्कर में या आप कुछ भी कहते हैं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में लोग जो है ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। चाहे वो फार्मिंग में कह लीजिए, चाहे वो आपका ये फास्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग में कह लीजिए, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में कह लीजिए, चाहे वो आप ये जो जोमेटो और स्विगी के जो क्लाउड किचन के सिस्टम है यहाँ पे कह लीजिए। हर एक जो आदमी है वो अपनी इकोनॉमिक्स पे लगा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है आपकी हेल्थ पे क्या होता है। वो सस्ते से सस्ता ऑयल यूज़ कर रहा है, वो सस्ते से सस्ता आटा यूज़ कर रहा है, सबसे सस्ता मैदा यूज़ कर रहा है और सस्ते से सस्ती सब्जियाँ यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को गेन करे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जो खाने वाला जो बंदा है, जो खा रहा है, जो उसको चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली वो ही सफर रहा है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे ब्रदर की भी एक फैक्ट्री है, मतलब इस ब्रेड बेकरी की फैक्ट्री है। तो मैं वहाँ देखा, समझा कि ब्रेड जो है उसमें अगर आपकी एक्सपायरी डेट से पहले अगर फंगस आ जाती है तो ब्रेड ख़राब मानी जाती है, क्वालिटी ख़राब है ये। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कोई भी चीज़ अपने घर में बनाइए, एक दिन के ज़्यादा रख के देखिएगा, फंगस दूसरे दिन उसमें आ जाएगी। बाहर रखिएगा, जैसे ब्रेड रखी जाती है पॉलीथीन में पैक करके, एक बार रखिएगा। फंगस क्यों आ रही है? क्योंकि वो जिंदा है चीज़, वो खाने लायक है चीज़, मतलब उसको खाने लायक है। फंगस तभी ग्रो करेगी जब वो कंज्यूम करने लायक चीज़ है। फंगस तब नहीं लगेगी जब उसमें कंजम्पशन के लायक नहीं है वो। इसका मतलब क्या है कि जो फूड, जो भी चीज़ आइटम है जिसमें वाटर कंटेंट है और जिसमें फंगस नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हैं, इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स डले हैं, जिसके अंदर कोई भी फंगस ग्रो नहीं कर रहा है। तो फंगस ग्रो करना, तो मैं आपको ये कहूँगा इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक मेरे पेशेंट थे, मुझे आज तक याद है, वो बहुत ओल्ड थे, तो मेरे को एक बहुत बढ़िया बात बता के गए थे कि डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, मेरा जो साइकोलॉजी है खाना खाने की बड़ी सिंपल है। कहते कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ सब्जी खरीदने, तो जो रेडियो पे सब्जी बिक रही होती है मैं उसको खरीदता हूँ पहले तो, क्योंकि उसका ये मानना है कि रेडी पे जो बिकता है ना वो सबसे सस्ता माल होता है, क्योंकि रेडी वाले के पास पैसा नहीं है, वो वही चीज़ लाएगा जो कि उस मार्केट में सबसे ज़्यादा प्लेंटी उग रहा होगा, जो सीजनल होगा। तो उसका कहना है कि सबसे पहला रूल क्या है, सीजनल खाओ जो सीज़न में आ रही है, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीज़ है उसको स्टोर रखने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएंगे। दूसरा वो कहता है कि जो गंदी सी दिखती है ना सब्जी, वो खाओ। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं कि जो गंदी सी दिखती है ना वो उगी अच्छे से है, उसमें केमिकल कम लगे हैं, और उस जिसमें छेद हुए पड़े हैं, जिससे कीड़े ने खाया है या जिसको पंछियों ने खाया है, वो खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि कौन सा फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल सबसे अच्छी है और कौन सी ज़्यादा ख़राब है। जिसमें केमिकल है वो उसमें तो वो जाएंगे ही नहीं, वो टच ही नहीं करेंगे। इसीलिए तो आप समझिए ना, जब आप स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, तो सारे मर जाते हैं ना। लेकिन वही इंसेक्टिसाइड का खाना जब आप खाते हैं, आप मरते नहीं हैं, लेकिन आपकी बॉडी पे वो नुकसान तो कर ही रहा है ना। तो आप ये मत समझिए कि आपने कीड़े मकोड़ों को हटा के आप अपनी हेल्थ को बेटर कर गए। कीड़े मकोड़े एक तरीके से आपके लिए इंडिकेटर हैं कि ये जो फूड है ये अच्छा है। तीसरी चीज़ उन्होंने मेरे को बताई कि आप जब भी खाएं तो मल्टीपल सब्जियां खरीदें, 100 ग्राम,
मतलब आप एक ही सब्जी मत बनाइए। मतलब वो कह रहे थे कि जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे आपने रेडी से खरीदी तो 50 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, और सबको मिक्स करके एक वेजिटेबल बनाए, मिक्स वेजिटेबल। उससे क्या होगा कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें नहीं है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें नहीं है, तो आपको एक बैलेंस डाइट मिल जाएगी। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये बहुत बढ़िया फैक्टर्स हैं। एक तो आपको फ्रेश सब्जी मिल गई जो सीजनल है, दूसरा आप में जो छेद हैं इसका मतलब उसमें केमिकल कम है तभी उसमें आए हैं, तीसरा आपने मल्टीपल वेजिटेबल्स अगर ले ली तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने अपने आप को न्यूट्रिशन सारे जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं ना, आपने मल्टीपल वेजिटेबल्स खा के अपने मल्टीविटामिन पूरे कर लिए। तो सर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हार्ट अगर पेशेंट है कोई, उसको ये कैसे पता चलेगा, ऐसे कौन कौन से लक्षण है, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पे हॉस्पिटल तो जाता नहीं रूटीन चेकअप के लिए, तो अगर उसको ये पता करना हो कि मेरे हार्ट में दिक्कत है, मुझे ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या लक्षण हो सकते हैं कि उसे पता चलेगा ये चीज़ें? देखिए हार्ट, पहली बात तो देखो 2 चीज़ें क्लियर रख लीजिए कि हार्ट के जो टेस्ट है उसमें पॉजिटिविटी जब आएगी तो वो हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो जाएगी तभी आएगी, उसके पहले कुछ नहीं आएगा। देखिए आपको ये स्टडीज़ कहती हैं कि जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है, मतलब हार्ट अटैक जो होता है वो जो क्लॉट आता है हार्ट अटैक का, वो हार्ट के अंदर जो क्लॉट बनता है उसकी वजह से नहीं होता है। हार्ट अटैक होता है उस क्लॉट की वजह से जो कहीं से डिसलॉज होके हार्ट की तरफ आता है और वहाँ उसको ब्लॉक कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी हार्ट के रिलेटेड जांच कर लीजिए, एंजियोग्राफीज कर लीजिए, प्रिवेंटिव एंजियोग्राफीज कर लीजिए, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसको हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं। मेन जो है आपको अपनी लाइफस्टाइल को ही करेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ सटल मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपकी सांस फूलती है, आपको पेल्पिटेशंस महसूस होती हैं, आपको घबराहट महसूस होती है, या आपको थोड़ा सा भी काम करने में आपको स्टेमिना गिर रहा है। सर ये चलने वाली जो बात करें, चलना मतलब कौन सी स्पीड से चलना जब ऐसा नॉर्मल महसूस हो? आपकी एज के आपसे एज के जितनी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो नॉर्मल चाल में अगर उसको सांस नहीं फूल रही है आपको तो इट्स ओके। बट अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लोग अब क्या करते हैं डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करने के लिए अपनी चाल को ही कम कर लेते हैं, मतलब चलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे को अजीब सा लगता है तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब नहीं चलता। तो स्लोली क्या होता है, आपकी कंप्लायंस कम होते जाते हैं, आप जो चीज़ आप लंबे चल पा रहे थे वो चलना बंद हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। तो हार्ट की जो अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपको सांस का फूलना, छाती में पेन होना चलने पे, या घबराहट होना, बेचैनी होना, सीधा लेटने में सांस का फूलना, और कहीं ना कहीं सूजन का होना, ये सारे अर्ली इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं। सूजन कहाँ, पैरों में से? पैरों में आ सकती है, चेहरे पे पफीनेस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये यूजुअली हार्ट के फेलियर्स में ज़्यादा दिखती हैं। नॉर्मली हार्ट अटैक आने से पहले ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये जो चीज़ें, ये जो पेल्पिटेशंस होना, चेस्ट पेन्स होना चलने पे, यही सब इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता चल सकता है। ओके, तो ये अगर हमें होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, रूटीन चेंज करना है। सर हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर ये दोनों अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए हार्ट अटैक का मतलब ये है कि आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं उसकी तरफ जो खून का फ्लो है रुक गया, तो उसकी वजह से क्या है, वो हार्ट की मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो अल्टीमेटली वो एक हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं पंप करना कम कर जाए। यूजुअली हमारी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो 60% होती है। यूजुअली जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है हार्ट का वो 60% होता है। जब वो 60% से कम हो जाता है, जो 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। ओके, तो दोनों में जान जाने का खतरा है? दोनों में देखिए जान तो जाने का तो किसी भी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्रिटिकलिटी रहती है। वो डिपेंड करेगा सीवियर कितना है, कितनी सीवियरिटी है उस चीज़ की। सर ये जो हार्ट बीट होती है ये मेन कारण होता होगा हार्ट अटैक का या फिर हार्ट फेल्योर का? नहीं, हार्ट बीट देखिए 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हार्ट बीट, मतलब हार्ट का क्या है, हार्ट के पास 2 चीज़ें हैं। हार्ट पंप करता है, उसकी जो है वेंट्रिकल्स जो है पंप करते हैं ताकि ब्लड का फ्लो बढ़े। उस वेंट्रिकल्स को पंप करने वाली जो मसल्स हैं उसकी तरफ खून का फ्लो जाता है ताकि वो मसल्स काम करती हैं, और इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हार्ट की तरफ आते हैं। अब या तो सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट मतलब बंद हो सकता है, अरेस्ट में जा सकता है। सिग्नल्स मतलब हार्ट बीट जिसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं, वो कम हो जाए। दूसरा क्या है, हार्ट की मसल्स तक जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो जाती है तो हार्ट की फंक्शनिंग्स को आप खराब कर सकते हैं। ओके, यही है बस। ओके, तो हार्ट बीट और ये ब्लड प्रेशर ये दोनों अलग? ब्लड फ्लो ये अलग चीज़ है?
नहीं, देखिए आप समझे ना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए जिसकी वजह से वो हार्ट पंप करता है। और जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे एक मोटर है, मोटर को आप स्विच ऑन करिए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया तो मोटर चल गई। अब मोटर में अंदर में कुछ खराबी हो जाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना भी आ जाए तो मोटर नहीं चल पाएगी। तो यही है, तो मोटर आपका हार्ट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो उसकी बीट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो हार्ट तब भी नहीं काम करेगा, चाहे मोटर कितनी भी अच्छी है। तो अभी हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे थे सर, स्ट्रेस जो है हार्ट पर डायरेक्ट असर कैसे करता है? देखिए, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस जो है मल्टीपल तरीके से इफेक्ट करता है। पहला देखिए क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है किसी भी स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कोई भी इमोशंस हो सकता है। इमोशन हो सकता है किसी नियर वन रियल वन के खोने का, इमोशन हो सकता है किसी के धोखा देने का, इमोशन हो सकता है किसी चीज़ के खोने का, फियर। ये मल्टीपल इमोशंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ब्रेन में से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है ना, उसको डिसरेगुलेट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो गति है, वो ऊपर नीचे होने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के ऊपर कभी तो तेज गति आती है, कभी कम गति आती है, इस तरीके के चेंजेस आने लग जाते हैं। दूसरा क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत बड़े एक एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिसोल्स है, सारी जो हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे मल्टीपल तरीके से इंपैक्ट करते हैं। आपके ब्लड प्रेशर्स बढ़ा देंगे, आपके हार्ट की रेट बढ़ा देंगे, तो ये सारी चीज़ें काम करती है। तो स्ट्रेस जो है जब आप कंटिन्यूस लेवल पे लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट कर देता है। दूसरा, आपके हार्मोन्स के लेवल्स को डिसरेगुलेट करता है, जिसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी ब्लड वेसल्स और हार्ट के ऊपर पड़ता है। ओके सर, कई बार ये भी तो कहा जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक आया है। ये साइलेंट हार्ट अटैक बाकी के हार्ट अटैक से कैसे अलग है? देखिए, साइलेंट कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग पहले चल रही होती है, आप इग्नोर करते हैं, वो अचानक से आ जाता है बस। अचानक। देखिए, कुछ नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कतें हो रही होती हैं, आपको अजीब सा महसूस हो रहा होता है। देखिए, आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब आपको ये फील हो जाए कि मैं वो फील नहीं कर रहा जैसा मैं करता था, ये जस्ट ये चेंज ऑफ फीलिंग इन योर बॉडी इज ऑल्सो अ स्टार्टिंग ऑफ अ डिजीज। अच्छा, बट वट वी आर इग्नोरिंग दीज थिंग्स। जैसे मान लीजिए मेरे को चेस्ट पे भारीपन लग रहा है, चेस्ट पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, गैस बन गई होगी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ घबराहट हो रही है तो कुछ कल गलत खाया है तो वो होगा। अब मैं इसमें क्या करूँ, गैस की गोली खा लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, या मैं अपने को थोड़ा बहुत इग्नोर करके सो जाता हूँ। अब मैंने इस अलार्म को बंद कर दिया, लेकिन ये अलार्म क्यों है, ये अर्ली इंडिकेटर कि कहीं ना कहीं कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी, मैंने अपना कुछ भी नहीं किया, और ये धीरे 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 अंदर ही बढ़ता रहा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाती है। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। इग्नोर करते करते क्या होता है, वो चीज़ें बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं। और जो आप साइलेंट हार्ट अटैक कह रहे हो, ये वही होता है कि वो बढ़ते एक बार रात को बंदा सोता है और रात को फिर उठता ही नहीं है सुबह। तो वो सारी चीज़ होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बहुत लोग जो खर्राटे लेते हैं लंबे समय, रात को खर्राटे ले रहे हैं, तो रात में क्या स्नोरिंग करते करते क्या वो ऑक्सीजन डिप कर गई, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑक्सीजन डिप कर गई, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिली, हार्ट एकदम स्विच ऑफ हो गया। बप्पी लहरी जो थे उनका यही हुआ था इंसिडेंस, कि वो बहुत थोड़े से फैटी थे, तो फैटी होने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो हार्ट की जो रिदम है वो कोलैबोरेट, वो मतलब डिस्टर्ब हो गई कि रात में जब ऑक्सीजन डिप कर गई, और डिप पता है इतनी लेवल तक चली जाती है कि नॉर्मल जैसे ऑक्सीजन लेवल आपकी 95 96 होती है, उसमें नियरली आप मान के चलिए 40s में चली जाती है, 50s में चली जाती है, और हार्ट की रिदम फिर ख़राब हो जाती है। ओके, ठीक है। तो सर, पहले जो हार्ट अटैक के केसेस आते थे वो बहुत मतलब कहा जाता था कि बुजुर्गों का है, लेकिन अब जो है 10 साल के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, युवाओं को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं केस पढ़ रही थी कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा था, वो स्कूल गया, उसको हार्ट अटैक आया, वो वहीं डेथ कर गया। देखिए, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फूड्स को देखो, मैंने जो आपको बोला, हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी इज़ अ लेडी लाइक 12 ईयर ओल्ड। उसको मतलब एंग्जाइटीज़ थे, प्रेशर्स थे पढ़ने के, इसके उसके, क्रैश कर गई, चीज़ें ख़राब हो गई, क्वाड्रिपैरालिसिस में चली गई। मतलब इतना उसको न्यूरोलॉजिकल, मतलब उतना स्ट्रेस पड़ा उसको बॉडी पे कि उसकी सारी बॉडी जो है इनएक्टिवेट करने लग गई। फिर उसकी काउंसलिंग्स हुई, फिर उसके वो सारी हुए, फिर उसकी चीज़ों को समझाया, उसके माँ बाप को समझाया, तब जाके वो चीज़ें ठीक होने लगी।
तो मेरा मतलब कंसर्न ये है कि प्रेशर्स इस समय लाइफ में ना बड़े सारे क्रिएटेड हैं, नॉट लाइक कि अब जैसे आप एज अ मदर फादर हैं, आपको ये तो दिख गया कि एक 19 साल का लड़का गोपीचंद बन गया और उसने क्या है कि ओलंपिक्स में या कहीं पे जाके उसने एक चेस में बहुत बढ़िया कुछ कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चे पे वही प्रेशर डाल रहे हैं। वो डाल क्या रहे हैं प्रेशर कि भाई वो भी वैसे ही कुछ ओलंपिक्स में खेल के आए और उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है माँ बाप की, माँ बाप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा बेटा किस चीज़ के लिए बना है या मेरी बेटी किस चीज़ के लिए बनी है। हम उसको वो चीज़ें कराने पे लगे हुए हैं जो उसका वो फोटे ही नहीं है, जो उसकी स्किल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रेशर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो जवाब दे ही जाती है। फिर दूसरी आपकी फूड ही भी बेकार है, लाइफस्टाइल भी बेकार है, अब वो सारी चीज़ें खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है। तो ख़राब बॉडी में उतना ज़्यादा स्ट्रेस अगर जब जाएगा तो कहीं ना कहीं बॉडी तो टूटेगी। वो चाहे आपकी हार्ट अटैक की वजह से टूट जाए, चाहे आपको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से टूट जाए, चाहे वो सुसाइडल अटैम्प्ट की वजह से कोई टूट जाए। मतलब इट्स अप टू द बॉडी कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो सर कई बार तो ऐसा होता ही है ना कि आप ना चाहें तो भी आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ जाता है, तो इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें हम लोग? देखिए स्ट्रेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सराउंडिंग्स को। आप अपनी रेजिलियंस पावर ही बढ़ा सकते हैं। अब रेजिलियंस पावर बढ़े कैसे? देखिए बचपन में हम लोगों ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हमें डर था कि हमारे जो टीचर हैं वो कहीं हमें मार ना दें, तो हम पढ़ के जाते थे। हमारे फादर का हमारे को इतना डर था कि भैया उनका अगर हाथ चढ़ गया ना तो फिर हम बस गए, तो हम उस चक्कर में पढ़ते थे, डरते थे, घबराते थे। बचपन में हमको भी ऐसा लगता था कि यार ये पापा बेकार हैं, यार ये तो ना चढ़े रहते हैं हम पे ऊपर। लेकिन वो सब चीज़ों के बाद आज हमको समझ में क्या है, आज हमें समझ में आया कि भाई आज अपने काम में फेलियर हुआ, आपको अपने काम में लाइफ में कोई फेलियर्स हुए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई, तो जब आपने झेली हुई हैं वो सारी चीज़ें बचपन में, तो आपको फेलियर ही लगता। वो जो लोगों का डांटना, लोगों का चिल्लाना, वो सब आपको प्रॉब्लम नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी झेले हुए हो आप। तो वो बचपन में स्ट्रेस नहीं रहता? बचपन में स्ट्रेस, देखो इसको स्ट्रेस नहीं कहते हैं, इसको रिमॉडलिंग कहते हैं। मतलब आप इसको स्ट्रेस मत बोलिए, ये स्ट्रेस नहीं है, ये एक तरीके से जैसे आप एक बार बताइए, आप किसी पत्थर को लीजिए, उस पत्थर को छेनी से तोड़िए, मारिए, काटिए, मूर्ति तभी बनेगी। लेकिन अगर आप छेनी से छोड़ेंगे ही नहीं उसको या काटेंगे ही नहीं, तो वो तो अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा ही और वो कुछ बन भी नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छेनी से लेके उस पत्थर को दो टुकड़े कर दीजिए, ये भी नहीं मैं बोल रहा। यहाँ पे प्रेशर कितना देना है, कब देना है, कितना लिमिट में देना है, कितना प्यार करना है। मतलब हमें याद है कि हमारे फादर अगर मारते भी थे तो फिर प्यार भी उतना ही करते थे। तो ये बैलेंसिंग होती थी। तो आदमी आज की टाइम में बच्चे को इतना पैम्पर किया जा रहा है, इतना संभाला जा रहा है। पेरेंट्स जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे हैं। नहीं, ये देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट से ज़्यादा पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहे हैं। क्या आप उसको इतना छुई मुई सा बना रहे हैं कि वो बच्चा आगे चल के किसी भी चीज़ के प्रेशर्स को नहीं झेल पाए, या आप उसको सॉलिड बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं उन प्रेशर्स के लिए जो आगे आने वाला है, क्योंकि आप तो उसके साथ 24 घंटे रहने वाले नहीं हैं। लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जो उसको खुद डिसिप्लिन लेने पड़ेंगे, खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जो मुझे लगता है कि ये जो 2000 के बाद के जितने भी जो लोग जो बर्थ कर रहे हैं, उनके ऊपर इन प्रेशर्स का ना जो प्रेशर है ना बहुत कम है। तो सर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं? हाँ, ये कुछ स्टडीज़ हैं आते हैं, बट पोस्ट मीनोपॉज के अगर देखें, मीनोपॉज के बाद हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल्स में भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं रिसर्च में पढ़ रही थी सर कि पहले ये रेशियो जो था 110 का था, अब जो है वो 37 में आ गया है महिलाओं और पुरुषों में। पहले एक महिला को हार्ट अटैक आता था अगर 10 लोगों को आ रहा है, 10 पुरुष को आ रहा है, लेकिन अब जो है ये चीज़ हो गई है कि अगर 7 पुरुषों को हार्ट अटैक आ रहा है तो 3 महिलाओं को आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए वही मैंने आपको बोला, लाइफस्टाइल। देखिए पहले क्या थी, जो फीमेल्स थी यूजुअली घर पे ही रहती थी, उसका जो एक्सपोजर था वही इमोशंस के लिए, वो एक्सपोजर जो था तो लाइफस्टाइल के लिए, वो जो एक्सपोजर था सराउंडिंग्स के लिए वो कम था। अब वही वाली बात है, सोशल मीडिया आ गई, वही बात है कि वो डाइटरी लाइफस्टाइल आ गई, तो वो सारा एक्सपोजर फिर उनके लिए भी वही हो गया। तो ह्यूमन बॉडी है, एक्सपोजर अगर आएगा उन सब चीज़ों का तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। अगर आप देखें, आप उत्तराखंड में चले जाएं, वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाएं जहाँ पे सुन्न है बिल्कुल, वहाँ पे आप औरतें देखें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े मेल्स आराम से कंफर्टेबली ओल्ड एज में भी इतनी लंबी लंबी पहाड़ियाँ चल जाते हैं।
अगर आप साउथ इंडिया में जाएं, केरला में जाएं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि हम चल रहे थे उनके साथ, 70s और 75 प्लस की लेडी थी, हमारा सांस फूल रहा था, उनका बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वही सारी चीज़ों पे है कि आपकी डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी एनवायरनमेंट है, आपकी सर्केडियन बायोलॉजी है, ये सारी चीज़ों का फैक्टर है। अब जो एक्सपोजर पे आ जाएगा उसमें बढ़ जाएगी चीज़ें। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये हार्ट पर कितना असर डालते हैं? देखिए ये सब चीज़ें ना आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ है। डायबिटीज़ कहीं ना कहीं आपके हार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करता है। आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसको थिकन करता है। और इसी प्रकार से जो ब्लड प्रेशर भी हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की जो फंक्शनिंग्स है उसमें कॉम्प्रोमाइजेशन होता ही है। सर जेनेटिक भी होता है क्या हार्ट अटैक? देखिए जेनेटिक्स में हार्ट अटैक जो है उसका जेनेटिक प्रेवलेंस तो होता ही है। देखा गया है कि जिनकी फैमिलीज़ में हार्ट अटैक्स बहुत हुए हैं तो उनमें संभावना हार्ट अटैक की बहुत होती है और अर्ली एज में होती है। देखिए जीन्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने बिहेवियर से, अपनी एनवायरमेंटल चेंजेस से आप उन जीन्स के एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपको अगर विरासत में ऐसे जीन्स मिले हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन आप अपनी जीवन शैली से, अपनी लाइफस्टाइल से, योगा से, मेडिटेशन करके, इमोशनल अपने प्रेशर्स ना लेके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इवन आप इन सारी बीमारी से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जीन्स लेके नहीं पैदा हुए हैं, सब कुछ नहीं लेके पैदा हुए हैं, लेकिन आप अगर यही लाइफस्टाइल, यही सब चीज़ें फॉलो करते हैं और ख़राब जीवन को जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे जीन्स में मॉडिफिकेशन क्रिएट कर देंगे आगे चल के, जो आगे वाली जनरेशन जो आपकी आएंगी उसमें ऐसे जीन्स डलेंगे जो कि आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, वो सब चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे अगर किसी को ये चीज़ महसूस हो रही है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो कौन कौन से टेस्ट करा सकता है? देखिए उसमें देखिए सबसे पहले कुछ ब्लड मार्कर्स हैं जो कि आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना आपके चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। उसमें एक तो देखो हाई सेंसिटिविटी सीआरपी लेवल है, HSCRP लेवल होता है, जो कि आपको बताता है कि कितना कार्डियक चीज़ों की दिक्कत है। एक लाइपोप्रोटीन ए करके होता है, ये एक लाइपोप्रोटीन होता है जो कि कैरियर होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो कैरिंग होता है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि आपको होने के, कि हार्ट अटैक होने के। इसके अलावा जो फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर भी एक हार्ट अटैक का बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। अगर जितना ज़्यादा फैटी लिवर होगा, मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3 होगा, उतना आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं, ये जितना थोड़े से डिरेंज होंगे, वो सारे के सारे ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से संभावनाएं होती हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन आप अगर ऐसा कहें कि श्योरिटी है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपका बढ़ सकता है। तो इसमें बेस्ट ये है, अगर ये सारे टेस्ट में आपकी ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है, और अपनी जो स्टेमिना है, अपनी एनर्जी लेवल है, अपने कार्डियक फंक्शनिंग्स हैं, उसको बेटर करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। अच्छा, अब चलिए मान लिया कि मैंने टेस्ट करा लिया। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ जो है प्रिस्क्राइब कर दी हमको, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर हमको अपने लाइफस्टाइल को सुधार करना चाहिए? देखिए प्रायोरिटी तो लाइफस्टाइल ही रहेगी। तो हमें दवाई avoid दवाई करना देखिए, चाहिए? दवाई एक, जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर ही 200 के करीब है, 180 करीब है, या 170 80 चल रहा है, तो आप मिनिमम डोज पे आप एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करिए, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करिए, और ये टारगेट लीजिए कि ये दवाइयों को मैं कम करूँगा या मिनिमाइज करूँगा। अच्छा। लेकिन अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं कि मेरा बीपी 150 है और मैं केवल दवाई से स्टार्ट करता हूँ, तो ये 150 पे आप दवाई स्टार्ट करेंगे तो वो 180 पे फिर आएगा, फिर आप एक और दवाई ऐड करेंगे, फिर तीसरी दवाई ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं 140 150 के बीपी पे, उसको 130 लेके आते हैं, 120 लेके आते हैं, तो वो बेटर अप्रोच है, और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच है। अच्छा, ठीक है सर। जो लाइफस्टाइल की बात आप कर रहे हो,
हम अब जैसे मैं मीडिया में हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं रात के 10 बजे 8 बजे खाना खा लूँ और 10 बजे सो जाऊँ। मेरी शिफ्ट कभी 3 से 12 है, कभी नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, कभी मॉर्निंग उठ के जाना पड़ता है ऑफिस। तो मेरे लिए ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इम्पॉसिबल है। मैं कह सकती हूँ कि मैं 8 बजे एग्जैक्ट खाना खा लूँ और 10 बजे जो है बेड पे हो जाऊँ। तो मैं कैसे मैनेज करूँ इस चीज़ को? देखिए, अगर आप 30 दिन कर रही हैं ऐसा, अगर आप 30 दिन ऐसा कर रहे हैं, देखो फिर हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इसमें तो आप रोक नहीं पाएंगे। अब उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं उस हेल्थ कॉम्प्रोमाइज, मतलब आप इसको अब ये समझिए उल्टा कि आपकी हेल्थ तो ख़राब होगी क्योंकि आप ये लाइफस्टाइल जी रही है, तो अब इसको स्लो डाउन कैसे करना है उस पर बात करिए। अब स्लो डाउन करने के लिए एक पैरामीटर है कि जिसमें आप सर्केडियम रिदम को ख़राब करके बैठी हुई हैं कि आप देर रात को जग रही हैं, काम कर रही हैं, ये तो कर रही हैं, लेकिन अब इसके साथ अब आप रात को कॉफ़ी पीती हैं या रात को लेट नाइट डिनर भी करती हैं या रात को मल्टीपल स्नैकिंग करती हैं, तो ये फिर आप और अपने आप को क्राइम कर रही हैं। मतलब आप एक तरीके से उस मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर रही हैं जो कि उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे उसको शांत रहना चाहिए, उसको एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप उसको एक्टिवेट करके चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन ख़राब होगा, आपका एसिमिलेशन ख़राब होगा, आपके लिवर फंक्शंस ख़राब होंगे, तो ये ख़राब है। अब आपका नाइट ड्यूटी हो रही है, आप उसको नाइट ड्यूटी तो चलो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं कि आप कुछ वाटर इनटेक बढ़ा दिया आपने ताकि बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते रहें। कुछ आपने डाइट में कुछ हर्ब्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं या कुछ अपनी डाइट में जैसे फ्रूट्स ऐड कर दिए, सुबह फ्रूट्स खाया, ये सब किया, या दिन रात में अगर मान लो कुछ एक फेज ऑफ टाइम मिला तो स्लीप कर ली। इस तरीके के अगर आप कुछ करती हैं तो बेहतर रहेगा। तो प्रायोरिटी देखिए मेरे तरफ से तो यही रहेगी कि जितना हो सके नाइट शिफ्ट को अवॉइड करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरीके का मॉडल क्रिएट करें जिससे आप अपने आप को रिचार्ज करते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहें। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें ही खराब करती रहेंगी तो फिर तो देखो शरीर खराब होगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? देखिए, एक्सरसाइज से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं तो कहूँगा डाइट को ही दूंगा। एक्सरसाइज बेसिक ज़रूरत है। एक्सरसाइज से ज़्यादा मैं को तो ये कहूँगा कि आप बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बस प्राणायाम करिए और उसके साथ थोड़ा सा वॉकिंग कर लें, इतना ही बहुत है। जिम का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जिम के लोगों को आपने डेथ होते हुए देखी है बहुत। तो जिम इज़ नॉट अ क्राइटेरिया कि वो आपकी हेल्थ को बेटर कर पाएगा। जिम से आप अपनी मसल्स को बेटर कर सकते हैं, अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को बेटर कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशंस को, बॉडी में होने वाले टॉक्सिन्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते या उसको खत्म नहीं कर सकते आप। तो सर्दियों में क्या ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं क्या सर? सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं इसलिए क्योंकि सर्दियों में क्या है, ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, ब्लड वेसल्स जो है वो और ज़्यादा सिकुड़ जाती है, तो कहीं पे क्लॉट अगर होगा, कहीं पे थ्रोम्बस होगा, खून गाढ़ा होने की वजह से उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक का सीज़न माना जाता है ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 टाइम जो है, 3 महीने जो होते हैं, यूजुअली हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं इसमें। तो बच्चे कैसे इस सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक से? देखिए, सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक से बचने का तो सबसे पहला तरीका ये है कि गर्मियों से ही स्टार्टिंग करें, अपने खाने पीने को ठीक करें। अब यहाँ पे क्या है, सर्दियाँ जैसी आती हैं कि आप बहुत भारी भारी खाना खाते हैं, रात को 10-10 बजे खा रहे हैं, छोले भटूरे, पकौड़े, ये सब खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, भूख भी अच्छी लग रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है, वो जो चीज़ें लेकिन अब इसमें क्या है ना, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, ये भी मैं कह दूँ कि आपको खाना नहीं खाना चाहिए, कि मैं भी अपनी लाइफ में पिज़्ज़ा खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, ये सब चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह दूँ कि मैं नहीं खाता, मैं बिल्कुल खाता हूँ। लेकिन मैं इसमें चेंजेस क्या करता हूँ कि अगर मैंने पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, कोई भी चीज़ खाई है, तो नेक्स्ट डे मैं हॉल्ट दे देता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ कि अगर रात को हमने कुछ गलत खा भी लिया है तो अगले दिन क्या, मैंने फास्ट कर दिया, दोपहर तक कुछ नहीं खाया, शाम को थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिया, बस थोड़ी खिचड़ी खा ली, बस हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपको 24 आवर आपने ब्रेक दे दिया उस खाने को जो कि गलत था, तो वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, वो सब टॉक्सिन्स जो फ्लश आउट हो जाते हैं, फिर आप अगले दिन से नई साड़ी से स्टार्ट होते हो और नॉर्मली फिर अपने खाने पे लग जाते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, रोज खाना खाते हैं इसी तरीके का, सुबह भी वही खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, दोपहर को भी वही खाएंगे, फिर अगले दिन सुबह भी वही खाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम है बड़ी सारी, क्योंकि आप वो फूड लगातार खा रहे हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिन है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। तो फास्ट रहना हेल्पफुल होता है क्या? फास्ट रहना बहुत हेल्पफुल रहता है। फास्टिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स या ऐसे चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि ख़राब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो ख़राब कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फास्टिंग एक तरीके से, फास्टिंग या ऑटोफेजी को एक्टिवेट करता है। ऑटोफेजी एक तरीके से फिनोमिनन होता है जिसमें बॉडी ही
आइडेंटिफाई करके बॉडी के सेल्स को ही ख़त्म कर देती है जो कि खराब है, अच्छा। जो कि खराब तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए फास्टिंग कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन एक्सेसिव फास्टिंग आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आप 10-15 दिन में एक दिन का फास्ट करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा माना और जाता ये है। जो वीकली फास्ट होते हैं जैसे एक हफ्ते वीकली में। फास्ट 2 वीकली फास्ट तक ओके है, Okay. लेकिन लोग जो 3-3 दिन फास्ट करते हैं हफ्ते में वो बहुत नुकसानदायक है। फिर वो बॉडी क्या होती है, बॉडी की नरिशमेंट वैल्यू ख़राब होने लग जाती है। क्योंकि आप जो अगर नॉर्मल डे केयर लाइफ में अगर जी रहे हैं, भाई आप अगर डे केयर लाइफ में नहीं है, आप साधु बन गए हैं, आप विरक्त हो गए हैं, तो चलता है सब चीज़ें। लेकिन जब आप नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल प्रेशर्स हैं लाइफ के, तो आपका न्यूट्रिशन का लेना, आपका खाना पीना करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते का एक फास्ट या 15 दिन का एक फास्ट इज़ सफिशिएंट। तो सर हम ये जो फास्ट लोग रहते भी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि लोग फास्ट की तरह रहते हैं, खाते उसमें भी भरपूर हैं। तो फास्ट कहाँ रह जाता है? तो फास्ट को तो उस तरीके से ही रहना होगा ना कि भाई आप पूरे दिन कुछ ना खाएं इस तरीके से। देखिए फास्ट जो है, फास्ट का मतलब फास्ट होता है। फास्ट फ्रूट फास्ट हो सकता है, वाटर फास्ट हो सकता है, या कुछ लिक्विड्स फास्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं फास्ट में आलू के फ्राई आलू खाऊंगी या टिकिया खाऊंगे, हाँ। या आप जो साबुदाने का कुछ कुछ खाएंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, तो फास्टिंग नहीं होती है। तो फिर वही हो गया। इससे अच्छा फास्टिंग में क्या है, आप फ्रूट्स खाइए, नींबू पानी पीजिए और कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ें लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सर कोविड के बाद जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, ये हम सब ने देखा है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इतने केसेस बढ़ गए अचानक से? देखिए मल्टीपल कारण है, फिर वही वाली बात है। कोविड के बाद एक तो देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत हुए हैं। दूसरा कोविड वैक्सीन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कल्प्रिट है, जो प्रूवन भी हुआ है, नॉन प्रूवन भी हुआ है, मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं बड़े सारे। तीसरी चीज़ क्या है कि कोविड वायरस की वजह से भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं बॉडीज़ में, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि इंडिया में 5G और कोविड दोनों साथ ही आया था, तो कहीं ना कहीं 5G का भी एक अपना अपना इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर जो कर रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें, मतलब मैं इसको एक पिन पॉइंट नहीं कह सकती कि क्या रीज़न हो सकता पर है। लेकिन सर कोविड के बाद केसेस तो बढ़े हैं। मैं इसमें तो मना नहीं कर रहा। उसमें कोविड के बाद एक ये भी चीज़ बढ़ी है कि आपका जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ गई है, तो आपको पता भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है। अगर किसी की शादी में कोई हार्ट अटैक से मरता है, तो वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो जाती है विद इन सेकेंड्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ टाइम में। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। अब आप अगर 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन में, 125 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 लोग मर भी रहे हैं हार्ट अटैक से, तो कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है। या अगर 1 लाख लोग भी मर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप परसेंटेज देखिए ना, कितना कम परसेंटेज है। आप इस तरीके से इसको मत देखिए कि 1 लाख लोग या 50,000 लोग मर रहे हैं। आप पॉपुलेशन भी तो देखिए, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने परसेंटेजेस है। तो क्या ये हमारे लिए खतरे की बात नहीं है अभी? देखिए खतरे की बात तो है ही। खतरे की बात तो यहाँ तक है कि आप जो खा रहे हैं वही खतरे की बात है, जो आप पहन रहे हैं वही खतरे की बात है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब आप बताइए, आपके आसपास पेड़ ही नहीं है, आपके आसपास वो पंछियाँ नहीं हैं जो आपके बचपन में हुआ करती थी, वो मर रहे हैं, वो सब कुछ मर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट तो ख़राब हो ही रहा है, पॉल्यूशन ख़राब हो रहा है। आज AQI जो है, आप 500-600 AQI में रह रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी में फीवर होता है, फीवर कोई वायरस आपकी बॉडी में आया, तो आपकी बॉडी किस तरह से बिहेव करती है कि बॉडी जो है उस वायरस के अगेंस्ट में फीवर क्रिएट करती है, और उस वायरस के अगेंस्ट में आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके उसको मारने की कोशिश करती है। अब एयर में जो ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो PM2.5 पार्टिकुलर मैटर 5 और 10 वाले जितने भी हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्रॉस करके सीधा ब्लड में एंटर कर जाते हैं। अच्छा, ब्लड में एंटर करके क्या कर रहा है, वो ब्लड में ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके कर क्या रहे हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम करके वहाँ पे क्लॉट को डिपॉजिट कर रहे हैं। अब क्लॉट को डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली यही सब चीज़ आगे चल के हार्ट अटैक भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम उस पोल्यूशन को केवल लंग्स तक ही देख रहे हैं, उस पोल्यूशन को हम हार्ट अटैक तक नहीं देख रहे हैं। हम सर्दियों को हार्ट अटैक का कारण ये तो सोच रहे हैं कि सर्दियों की वजह से हार्ट अटैक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ठंड आ गई है, लेकिन हम सर्दियों को ये हार्ट अटैक के लिए तो नहीं देख रहे क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से भी ये हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। तो मल्टीपल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मल्टीपल रीजंस हैं। ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। अब किस पेशेंट में क्या चीज़ फैक्टर हो सकता है वो एक देखने का विषय है। लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं सर, तो मैं पढ़ भी रही थी कि कैफ़ीन जो उसमें होता है
वो हार्ट अटैक का कारण होता है, मतलब नहीं, इम्प्रूव करता है कैफीन उस चीज़ देखिए, को। कैफीन स्टिमुलेंट है। कैफीन क्या करता है, जो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक ड्राइव है उसको बढ़ा देता है। अब आप ऑलरेडी पैनिकी हैं इस समय, आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव ऑलरेडी बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, उसको कैफीन से आप और स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हार्ट की रिदम्स को आप नॉर्मल तो करेंगे ही। तो कैफीन नुकसान करती है, स्टिमुलेंट भी है, लेकिन एक लिमिटेड डोज में अगर आप लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर डार्क कॉफ़ी, हाँ, आप ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक बहुत ज़्यादा कॉफ़ी बना पीते। बना के हर 2-2 घंटे पे पी रहे हैं, उसके शॉट्स लगा रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। अच्छा, नींद जब लोगों को आती है तब भी सर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लोग पीना पसंद करते हैं कि नींद चली जाएगी, भाग जाएगी, वो भी नहीं, खतरनाक है। देखिए, दिस प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सेज दैट इफ़ यू, आप अगर अपने कुछ वेग जो है, नॉर्मल जो वेग है, स्लीप इज़ अ वेग, अगर आप नॉर्मल वेगों को हटाने के लिए कोई स्टेप्स लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अगर आपको स्लीप आ रही है और आप स्लीप को हटाने के लिए आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो नुकसानदायक है। अब आप उस नुकसानदायक वाली चीज़ को ऑन एंड ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रेगुलर बना लेंगे तो वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगी। आप इंसोम्निया के पेशेंट बन जाएंगे, आपको स्लीप डिप्रिवेशन हो जाएगा, आप वो डिटोरेशन हो जाएगा, फिर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और ये सब चीज़ों के पेशेंट बन जाएंगे। तो सर इसी तरीके से सॉल्ट भी होता है कि सॉल्ट तो खाने में इस्तेमाल करना ही करना है। क्या चीज़? सॉल्ट। सॉल्ट, नमक। हाँ, तो उसका भी कुछ असर पड़ता है कि किस तरीके का सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए, नमक जितना भी मिनिमम हो सके उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि नमक क्या है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर्स को बढ़ाता है। अब सेना नमक है जो रॉक सॉल्ट है, और जो समुद्र नमक है, जो सी सॉल्ट जो आता है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा सेना नमक में सोडियम कंटेंट कम होता है, उसमें थोड़ा सा सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, बस यही सब चीज़ें फ़र्क हैं। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ब्लड करता प्रेशर है कंट्रोल करने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता सेंधा है, नमक। लेकिन अगर आप सेना नमक ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो फिर वो भी नहीं इफेक्ट करेगा कुछ भी। ओके। अगर हार्ट अटैक के बारे में सबसे बड़ा मिथ हम जानना चाहें तो क्या होगा? देखो, हार्ट अटैक से रिलेटेड जो मिथ्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो यही है कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल या फैट रिच डाइट नहीं खाते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन हम अगर वो सारी चीज़ें खा रही हैं जिसकी बॉडी से हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, अब मान लीजिए चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, इसमें तो फैट नहीं है, तो हमारा दिमाग में ये जो बैठ चुका है कि हम फैट ज़ीरो कर दें तो हार्ट अटैक कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इवन स्टडीज़ ये कह रही हैं कि जो लिपिड्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, जिनके नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको भी हार्ट अटैक्स आते हैं। अच्छा। तो आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं कोलेस्ट्रॉल बंद कर दूंगा, कोलेस्ट्रॉल जीरो कर दूंगा तो मेरा हार्ट अटैक कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन क्या है कि जो अच्छा क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसका कंजम्पशन होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बिलोने वाला जो गाय का घी है, अगर वो आप लेते हैं तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं, अगर पाम ऑयल लेते हैं आप, या आप कॉटन सीड ऑयल से लेते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, ये हार्ट अटैक बढ़ा सकता है। तो ऑयल ज़ीरो करना समझदारी नहीं, करेक्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल वो ज़रूरी है, और वो केमिकल्स, वो हार्मफुल टॉक्सिन्स या वो प्रिजर्वेटिव्स आपको अपनी डाइट से दूर करना है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ओके। अब जैसे हाई बीपी है और लो बीपी है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरा किसे होगा हार्ट अटैक को? देखो, हाई बीपी, लो बीपी दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। अब लो बीपी, बिल्कुल ही लो बीपी अगर हो जाएगा तो भी हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हार्ट को तब भी नुकसानदायक है। लेकिन हाई बीपी क्या है, हार्ट की मसल्स को प्रेशर डालने की वजह से वो हार्ट को और कमज़ोर कर सकता है, ये भी एक कारण है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब दोनों का अपना अपना अलग अलग हुआ है। सर आप जैसे कि आपने काम किया, आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है किस एज के आते हैं? नहीं, हमारे पास तो केसेस जो है हर एज के आते हैं, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी के भी आते हैं, कार्डिक के भी आते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें आती हैं, हर एज ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजुअली जो एज ग्रुप्स है वो 35-40 प्लस ही रहता है। रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो होते हैं वो अर्ली एज में इस समय ज़्यादा आ रहे हैं, कंजेशंस वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन है। वो यंग एज वाले भी आ रहे हैं, ओल्ड एज वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ आते हैं। मैक्सिमम कौन आते हैं, मतलब किस एज के? मैक्सिमम मिडिल एज वाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा, 30-40। 40, 45, 50। तो सर आजकल तो एक ये भी कल्चर चल गया है कि भाई कुछ दिक्कत हो रही है, गूगल करो, जवाब मिल जाएगा। इस गूगल वाले जवाब पे कितना भरोसा करें? ये देखिए, गूगल के जवाब पे भरोसा तब करना सही है जब आपके पास पहले से कोई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि गूगल तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे उस पर डाली गई है और जैसे आप पूछ रहे हैं। अब आपने ये पूछ ही दिया कि हार्ट अटैक से मेरे मरने के चांसेस कितने हैं, तो गूगल आपको मरने के चांसेस बता देगा। लेकिन क्या हार्ट अटैक से मैं बच सकता हूँ, तो वो भी बता देगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या
अभी की जो प्रेजेंट सिनेरियो में ये बात कितनी लाजमी है भाई, हमने जो सर्च किया है वो कितना मेरे पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब आपके मल्टीपल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बीमारी को ना आप वन डायरेक्शनल नहीं कर सकते। अब वो उसमें लिख दिया जाए कि कल मैंने वो खाया था तो उसकी वजह से कुछ हो गया, तो वो तो आप गूगल पे वो भी दिख जाएगा कि हाँ हो सकता है इसी से हो गया हो, लेकिन अगर आप देखें अपने शरीर के हिसाब से देखें तो वो ज़रूरी नहीं है ऐसा हुआ होगा, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे अगर किसी को अचानक से मेरे सामने हार्ट अटैक आ गया और उसे उस वक्त प्रायोरिटी पे क्या क्या ऐसा करें कि उसे बचाया जा सके? देखिए हार्ट अटैक आया है, पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन सबसे देखिए, अगर आपको हाई सस्पिशियस लग रहा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और पेशेंट कॉन्शियस है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, और तो सबसे बड़ी सेफ ड्रग जो है वो इकोस्प्रिन है। इकोस्प्रिन आती है, 325 की टैबलेट होती है, उसके साथ क्लोपिडोग्रिल होती है, वो 75 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो दिन में 4 टैबलेट स्टैट। उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग है एटोर्वास्टेटिन 80 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स होती है, ये एक ग्रुप होता है, ये पेशेंट्स को दे देना चाहिए। ये लोडिंग डोज बोलते हैं, जितना जल्दी मिल जाए उतना बेहतर रहता है। तो जितना, अगर आपके घर में इकोस्प्रिन की टैबलेट है तो सबसे पहले आप इकोस्प्रिन देके पेशेंट को घर से उसको हॉस्पिटल तक शिफ्ट करें, फिर वहाँ पे जो भी लोडिंग डोज होती है वो उसको मिले, ताकि जितने जल्दी से जल्दी हो सके पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए। और ये स्टडीज़ कहती हैं कि जब हार्ट अटैक आता है, जितना जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँचता है उतनी उसके हार्ट के रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब आप जितना डिले करेंगे उतने रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए नॉर्मल रूटीन है। देखिए मैं आपको चौथी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है लाइफ को, सिंपल रखिए, सिंपल लीजिए, फ्रेश फूड खाइए, फ्रेश खाना खाइए, टेंशन्स कम लीजिए, इमोशनल बैलेंसिंग रखिए, शाम को अपना टाइम पे खाना खा के सोइए, सुबह उठिए, वॉक करिए, बस इतना ही बहुत है। ज़्यादा मतलब आप ये सोचें कि मैं कोई इतना किलोमीटर चलना है, इतना योगा करना है, इतना वो करना है, ये वॉक सब कितनी देर करना है सर? वॉक अगर आप 20-25 मिनट वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, जिससे आपको बगल में मतलब आपके आर्म पिट में अगर थोड़ा बहुत पसीना आ जाता है, उतना वॉक सफिशेंट है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस पोल्यूशन टाइम में आपका वॉक कितना यूज़फुल होगा, क्योंकि इस समय क्या है, जितना वॉक कर रहे हैं उतना पोल्यूटेंट भी इनहेल कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया वो पोल्यूटेंट सीधा ब्लड में चले जाता है, वो आपको इन्फ्लेमेशन करेगा। तो दिन के टाइम में जब धूप निकली हुई है तब आप वो वॉक करें तो बेहतर रहेगा, सुबह शाम आप अवॉइड करें। ओके ठीक है सर। सर आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है हार्ट के बारे में, और हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं और जो नहीं हैं, जो जिनको ये डर भी है कि मुझे हो सकता है, आई एम श्योर उन्हें बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। कोई लास्ट सजेशन अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? नहीं, लास्ट सजेशन तो मैं बस एक ही लाइन बोलूँगा, बैक टू बेसिक्स पे आ जाइए। जैसे हमारे दादा परदादा रहते थे, इट्स अ वेरी इजी कि उस बेसिक्स पे अगर आप जी लेंगे तो आपको कभी लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी नहीं होगी, ये मेरा कहना है। वो ही लाइफस्टाइल थी जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेटर कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे मैं रूबरू होंगी, तब तक के लिए शुक्रिया।